और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है। अब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने से पहले हमें अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। जब हम भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जान लेंगे तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है और कौन सी संख्या विभाजित नहीं होती है, जिससे लघुत्तम समापवर्तक में गुणनखंड विधि को सरल करने में आसानी हो जाती है। और उसके बाद हम अपवर्त और समापवर्त के बारे में देखेंगे कि अपवर्त और समापवर्त क्या कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम अभाज्य संख्याओं के बारे में देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी विभाजित हो जाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13 आदि। जैसे संख्या दो जो संख्या है वह एक और स्वयं से विभाजित होती है। जैसे 3 संख्या है तो 3 एक और स्वयं से विभाजित होती है। जैसे 7 संख्या है वह 1 और 7 केवल 7 यानी स्वयं से विभाजित होती है। अर्थात ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या या संख्याओं से भी विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12। अर्थात जो 4 संख्या है हमारी वह 1 और 2 और स्वयं से विभाजित होती है। अर्थात उसके एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होना क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जिससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह हमारी भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। इसी प्रकार जो हमारी 6 संख्या है वह 1, 2, 3 और 6। अर्थात एक और स्वयं के अतिरिक्त इसके 2 और संख्याएं हैं जिनों से वह विभाजित हो रही है। अर्थात यह भी हमारी भाज्य संख्या है। अब भाज्य और अभाज्य संख्या हो गई, लेकिन जो हमारी बार बार एक संख्या आ रही है 1 और 2, तो एक जो है ना तो वह भाज्य संख्या है और ना वह अभाज्य संख्या है। ठीक है, वह ना भाज्य की संख्या की कैटेगरी में रखी जाती है और ना ही भाज्य संख्या की कैटेगरी में। अब जो 2 है हमारी, 2 एक ऐसी संख्या है ना तो वह भाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या कहलाती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 निकल के आती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपवर्त। अपवर्त क्या कहलाती है, जैसा कि पुस्तक में लिखा है गुणज। अपवर्त को हम गुणज भी कहते हैं। वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएं उस संख्या की अपवर्त कहलाती है। अर्थात जो संख्याएं किसी संख्या से कई दूसरी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए अपवर्त कहलाती है उस संख्या की। जैसे 6, 8, 16 को हम 2 से अगर पूरा विभाजित करते हैं, 2 से अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अर्थात 6, 8 और 16 संख्या 6, 8 और 16 संख्या 2 की अपवर्त संख्या कहलाएगी। यानी 2 अपवर्त है इसका। ठीक है, अपवर्त हो गया। इसके बाद आता है हमारा समापवर्त। समापवर्त क्या कहलाता है, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अर्थात वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए तो दी हुई संख्याओं का समापवर्त कहलाती है। अर्थात समापवर्त और अपवर्त हमारी 2 संख्याएं दी हुई हैं। यही हमारी भाज्य संख्या, अपवर्त, समापवर्त संख्या। अब इसके बाद देखेंगे लघुत्तम समापवर्त क्या कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए
लघुत्तम समापवर्त कहलाता है या सार समापवर्त कहलाता है। भाई छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या के दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। अब लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात किया जा सकता है? लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की हमारे पास सिर्फ दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। गुणनखंड विधि क्या कहलाती है हम इसको भी देख लेते हैं, गुणनखंड विधि क्या है। ठीक है, अब गुणनखंड विधि द्वारा हम लासापा कैसे निकालते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना, अर्थात इस विधि में निम्नलिखित पद जो हम प्रयुक्त करते हैं उनको भी हम देखते हैं। अर्थात सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को हम बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलते हैं। अर्थात जो संख्या हमें दी होती है उनके हम जो गुणनखंड फैक्टर करते हैं वो हम अभाज्य संख्याओं के रूप में उनको हम लिख देते हैं। फिर इन अभाज्य संख्याओं को हम घात के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। घात अर्थात रूप में संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर पुनः सभी संख्याओं के गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घात की संख्याओं को गुणा करके लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं आ रही होंगी हम उनको घात के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर जिस संख्या पर सबसे अधिक घात होगी उस संख्या को हम लासा में गुणनखंड विधि में लासा की गुणनखंड विधि में उस संख्या को शामिल हम कर लेते हैं। आइए हम एक इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं और प्रश्न में हम देखते हैं कि कैसे हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और अभाज्य गुणनखंड को करते वक्त उन संख्याओं को कैसे हम घात में परिवर्तित करके और सबसे बड़ी घात को कैसे हम लासा में सम्मिलित करते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं उदाहरण में जैसे दिया गया है 12 और 16 का लासा ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमारी संख्या 12 और 16 है, तो सर्वप्रथम 12 जो संख्या दी हुई है तो 12 को हम सर्वप्रथम गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 12 की जो अभाज्य गुणनखंड होंगे अर्थात अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं और स्वयं के अतिरिक्त एक से जो कट जाती है विभाजित हो जाती है उस संख्या को हम 12 के रूप में लिखेंगे। तो 12 को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 3 में हम देखते हैं कि ये हमारे गुणनखंड में टूट गई है या परिवर्तित हो गई है। अब हम जो घातांक का एक नियम होता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अर्थात इन अभाज्य संख्याओं को हमें घात के रूप में लिखना है। तो हम 2 को घात के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? यहाँ देखिए गुणा में एक घात इसके ऊपर चढ़िए एक घात इसके ऊपर है तो ये 2 पे घात 2 हो गई गुणा 3 अकेला इसलिए 3 पे घात 1 अर्थात 12 के अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 1। इसी प्रकार 16 के गुणनखंड करेंगे। 16 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 1 2 3 और 1 4 अर्थात 2 पे घात 4। अब हम लासा देखेंगे। लासा में जैसे कि हमारा रूल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि में कि जिस संख्या पर जो गुणनखंड के बाद जो हमारी ये घातों के रूप में संख्याएं आई हुई हैं इन संख्याओं में जिस संख्या पर ज्यादा घातें होंगी वही संख्या हमारी लासा में सम्मिलित होगी। तो हम देखते हैं 12 में 2 पे घात 2 और 16 में 2 पे घात 4 अर्थात ये इनके आधार समान है, सिर्फ घातें बड़ी या छोटी हैं तो हम बड़ी वाली घात वाली संख्या हम लासा में सम्मिलित या शामिल कर लेंगे। तो 2 पे घात 4 हम लासा में इसको शामिल कर लेंगे गुणा यहाँ पर देखते हैं सिर्फ ओनली इन दोनों में एक बची हुई संख्या है 3
तो 3 पे घात 1 को हम इसमें भी सम्मिलित कर लेंगे, अर्थात हमारा लासापा क्या होगा, 2 पे घात 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, अर्थात इनको गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, अर्थात हमारा लासापा